Hello aspirants, welcome to Smart Preps. Myself Prince Jain, and today we are going to discuss banking specific 50 MCQs on general awareness. It will gonna help you for your IBPS, SBI, RBI and other banking exams too. Okay, so let's have discuss today's class with the first question. This, the headquarter of IMF, International Monetary Fund. Okay, the headquarter of International Monetary Fund, IMF, located in which city? Options are New York City, Geneva, Washington DC and Paris. What should be the correct answer? Please comment your answer in the comment section. So here IMF, okay, यहाँ पे दो टर्म आपको मिलते हैं, एक होता है IMF, एक होता है वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का जन्म एक साथ माना जाता है और एक साथ जन्म होने के कारण इन दोनों को ट्विंस बुलाया जाता है। दिस टू आर कॉल्ड ब्रेटन वुड ट्विंस। क्या बोला जाता है? ब्रेटन वुड ट्विंस। ओके, 1945 के समय में इनका गठन हुआ था और इसी IMF का हेडक्वार्टर आपका हो जाता है वाशिंगटन डीसी। याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर IMF हेडक्वार्टर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं। द टर्म CBDC आपने बहुत सुना होगा, अभी बहुत न्यूज में भी चलता है CBDC। सो व्हाट दिस टर्म CBDC स्टैंड्स फॉर? CBDC क्या होता है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल कोड, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, केस बेस्ड डिजिटल करेंसी, कोर बैंकिंग डिजिटल करेंसी। ये जो CBDC है, ठीक है, ये जो टर्म CBDC ये क्या स्टैंड कर रहा है? ठीक है, ये एब्रिविएशन क्या स्टैंड कर रहा है? तो देखिए क्या हो सकता है, ये जो CBDC है ना, इसका एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। ठीक है, क्या होता है, रिसेंटली हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई रूपीज, ओके, क्या लॉन्च करा है? ई रूपीज। ठीक है, ई रूपी यूज करने का बात करिए। ई रूपी में जनरली ई नोट्स, ओके, ई रूपी एप्स भी डेवलप हुए हैं जिसके द्वारा कोई वर्चुअल करेंसी ना हो करके वो एक क्या होती है, कोई रियल करेंसी ना होकर के वो होती है एक वर्चुअल करेंसी, जिससे आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एज ए करेंसी ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, और उसके द्वारा आप कहीं खरीदारी कर सकते हो, थर्ड पार्टीज ऐप में भी आप उसको ट्रांजेक्ट कर सकते हो। तो CBDC का फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जो सेंट्रल बैंक कौन सा है अपना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिजिटलाइज करेंसी का निर्माण करा है उसको हम लोग जनरल टर्म में CBDC बोल देते हैं। अच्छा, ये कंसेप्ट जनरली क्रिप्टो करेंसी के जैसा ही है। क्रिप्टो इज नॉट अ फिजिकल मनी, इट इज ऑल्सो a digitalized form of the currency. So as like that, crypto is not government authorized, but CBDC is totally authorized by the Reserve Bank of India. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंसी ऑफ जापान इज। कहीं कहीं आपको स्टैटिक क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, किसी की कैपिटल के बारे में, किसी स्पोर्ट्स के बारे में, आपको बैंकिंग में बहुत सारे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने यहां कैपिटल की बात करी है, ओके, सॉरी, करेंसी की बात करी है। तो व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? डॉलर ऑन येन यूरो, डॉलर ऑन येन यूरो। व्हाट शुड बी द करेंसी ऑफ जापान? ठीक है, चलिए एक एलिमिनेट कर दिया जाए, डॉलर तो भाई नहीं होगे क्योंकि ये हम जानते हैं डॉलर आजकल खूब चर्चा में रहता है। ठीक है, अपने सेम चाचा के लिए, अरे अमेरिका के लिए। ठीक है, यूरो भी नहीं लग रहा है क्योंकि यूरोप की करेंसी यूरो लग रही है। अब वोन और येन, ये दोनों में हमको प्रॉब्लम है। ठीक है, वोन और येन, ये दोनों में हमको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर? इट इज येन। जापान की करेंसी हो जाती है आपकी येन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which among the following is not a function of RBI? रिजर्व बैंक का इन चारों में से कौन सा एक अपना फंक्शन नहीं है, कार्यावली नहीं है? बैंकर टू द गवर्नमेंट, इश्यूअर ऑफ करेंसी, रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए मैं और ज्यादा सिंपल कर दे रहा हूं, ठीक है, और ज्यादा इसको हम लोग सिंपल करे दे रहे हैं। देखिए बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट, जैसे कि पब्लिक पैसा, पीपल जो अपना पैसा कहां रखते हैं, कॉमर्शियल बैंक में रखते हैं। ये सुन लो, आप हम सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक में रखते हैं, ठीक है, हाँ प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी रखते हैं, पर कॉमर्शियल बैंक में भी रखते हैं। पर क्या आपके पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखे जा सकते हैं डायरेक्टली? कभी आपने डायरेक्टली डिपॉजिट करा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट का अकाउंट रहता है, गवर्नमेंट का अकाउंट रहता है, गवर्नमेंट के अकाउंट से डील करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और सारे बैंकों का अपना अपना पर्सनलाइज्ड अकाउंट रहता है, लाइक यूको बैंक उसका अलग, एसबीआई उसका अलग, पीएनबी उसका अलग, ठीक है, उसके बाद यूनियन बैंक उसका अलग। जितनी भी बैंक रहती है रिजर्व बैंक में उन लोग का एक एक अकाउंट रहता है। तो गवर्नमेंट को भी फंड की जब जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट को भी फंड कौन प्रोवाइड करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और जितने बैंकों को भी फंड की जरूरत पड़े उनको भी फंड कौन प्रोवाइड करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अकाउंट ट्रांसफर होता होगा, इतने तो केस कोई लेके इधर से उधर नहीं जाता होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट की भी बैंक कौन हो जाती है? ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो स्टेटमेंट आपका सही निकल जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, इश्यूअर ऑफ द करेंसी। आपको पता है 1 रुपए के सिक्कों को छोड़कर, 1 रुपए के पॉइंट्स को छोड़कर, ठीक है, बाकी जितनी भी करेंसी है सारे की सारी प्रिंट करने का किस पर दायित्व रहता है? इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक फंक्शन है करेंसी प्रिंटिंग, ठीक है। देन कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन मतलब क्या? जो ट्रेजरर होता है, कस्टोडी, जिसके पास कस्टोडी रहती है उस चीज की। आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन में क्या करते होगे, स्कूल से आते होगे, कोई एक अच्छी चीज मिल जाती होगी, खरीद के लेके आते होगे, है ना। लाइक एक स्कूल में आज आपने क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, आपने कुछ एक आपको पेंसिल गिफ्ट मिली, तो मम्मी को बोलते होगे कि मम्मी घर आके ये पेंसिल है, ये इसको रख दो, मुझे अगले जब चाहिए होगी तब मैं तुमसे ले लूंगी या ले लूंगा। एम आई राइट? तो आपने उस समय क्या करा, अपनी जो पेंसिल है, एसेट है, उसका कस्टडी किसको दे दिया है? मम्मी को दे दिया है। तो मम्मी इज द कस्टोडियन ऑफ योर पेंसिल। लाइक दैट अपने भारतवर्ष में, भारत को चलने के लिए दुनिया में जो एक्सेप्टेबल करेंसीज हैं, 5 बड़ी बड़ी एक्सेप्टेबल करेंसी है। जैसे सबसे बड़ी, सबसे आज के डेट में सबसे हाईएस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी हो जाती है डॉलर। तो डॉलर, जितने ऐसे करेंसी हैं, चाइना वाली करेंसी, यूरो वाली करेंसी, डॉलर है, ये सब करेंसी अपने पास एज ए स्टॉक रखा जाता है, ताकि आप मान लो भारत को सऊदी अरेबिया से तेल लेना है, भारत को कहीं और से रशिया से तेल परचेस करना है, भारत को अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करना है, तो अब उनको तो भारतीय रुपए में रुपया नहीं दिया जाएगा एक्सचेंज में, भारतीय रुपया उन लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं। ओके, तो उनको क्या दिया जाएगा? मोस्ट जो एक्सेप्टेबल करेंसी है उनका भी अपने पास स्टॉक होना चाहिए ना। तो ये रिजर्व बैंक के पास ही भारत की जितने भी, भारत के पास मतलब विदेश की जितनी भी करेंसी होती है उसका स्टॉक रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। इसीलिए उसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता। ये भी सही बात है। तो हमको पूछा है नॉट फंक्शन, तो भाई इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा बॉडी बनाई गई है, ना कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इसका दायित्व होता है कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करे। LIC, GIC
मैराइन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये जितने भी इंश्योरेंस टाइप होते हैं सबको रेगुलेट करने का दायित्व RIDAI का होता है। एम आई राइट? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग? म्यूचुअल फंड आप लोगों ने कभी सुना होगा, एज यू आर द स्टूडेंट ऑफ बैंकिंग, है ना, यू आर द स्टूडेंट ऑफ एस्पिरेंट ऑफ द बैंकिंग एग्जाम, सो आप लोगों ने तो शायद सुना ही होगा कि स्टॉक क्या होते हैं, शेयर क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे रखी जाती है, म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट करी जाती है। मतलब म्यूचुअल फंड में देखिए सीधा सा बात है, आपका पैसा है, आपको पता नहीं कि ये पैसा को मार्केट में कहां कहां लगाना। आपके पास मान लीजिए आप ए हैं, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, तो मान लीजिए आप पर्सन ए हैं और आपके पास है पैसा, आपके पास है पैसा और आपको पता ही नहीं कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। तो पर्सन एक्स आपके पास आएगा, यह है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट है, ठीक है। आपने क्या करा, ये जो पैसा है, ये जो आपने पैसा है ये हैंड ओवर कर दिया मिस्टर एक्स को। ओके, मिस्टर एक्स को पता है कि पैसा कहां कहां लगाना है और मिस्टर एक्स ने नंबर 1, नंबर 2, थोड़ा पैसा नंबर 3, थोड़ा पैसा नंबर 4 ऐसे कंपनियों में लगा दिया। आपका पैसा सेग्रीगेट करके लगा दिया, रिस्क देख के, रिस्क डिटेक्ट करके, जिसमें कम रिस्क हो ज्यादा रिटर्न हो उसमें लगाया। और उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हो गया, जैसे ही ठीक है, आपने ये इन्वेस्ट कर दिया, आपने ये क्या करा, आपने एक एक्सपर्ट को अपने पैसे दिए, एक्सपर्ट ने 4-5 कंपनियों में रिस्क फैक्टर देख के आपके पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब ये पैसा जितना भी है ये क्या होगा, रिटर्न भी देगा अच्छा खासा, मान लीजिए रिटर्न भी देगा। अब मिस्टर एक्स क्या करेगा, अपना एक परसेंटेज ऑफ ब्रोकरेज चार्ज करेगा, क्योंकि आपको इसने परसेंटेज, आपके पैसे को इसने क्या करा है, इन्वेस्ट करने में मदद की है, इसलिए आपसे ब्रोकरेज चार्ज करेगा। और जितना भी आपके पास पैसा था विद इंटरेस्ट आपको म्यूचुअल फंड का मैच्योरिटी में आपको ऐसे पैसा मिल जाएगा। ओके, पैसा मिल जाएगा, यानी आपके पास जीरो नॉलेज होते हुए भी आपने हर वो कंपनी में इन्वेस्ट करा जिससे आपका प्रॉफिट हो सकता था बाय द मिस्टर एक्स, ठीक है, विथ द मिस्टर एक्स, क्योंकि मिस्टर एक्स ही वो व्यक्ति है जिसने आपके कैपिटल को सेग्रीगेट करा, रिस्क फ्री करा, ठीक है। यही कंसेप्ट होता है अमूमन म्यूचुअल फंड में। बहुत सारी कंपनी, एंजल वन देख लो, ग्रो देख लो, मोतीलाल ओसवाल देख लो, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये एक्चुअली है वही मीडिएटर है। समझ में आ रहा है, रजिस्टर्ड ये मीडिएटर है, ये आपके पैसे को लेते हैं और बहुत सारे जैसे बास्केट ऑफ द कंपनी होता है, जैसे कि ये चार कंपनियों का बास्केट है, ये इनके आप पहले के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देख सकते हो और उसके बाद ये कंपनियों के शेयर में आप इन्वेस्ट कर दिए। कंपनियों को जैसे प्रॉफिट हुआ आपके शेयर को भी प्रॉफिट होगा, आपके शेयर के भी भाव बढ़ेंगे, आपको उतना ही प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी काम होता है म्यूचुअल फंड का, ये कौन रेगुलेट करता है भाई इंडिया में, किसका काम होता है इसको देखना। रिजर्व बैंक, एसबीआई, सेबी या रिजर्व बैंक एंड एसबीआई मिलकर करते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो, ऐसे जितने भी या स्टॉक से रिलेटेड काम है या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काम है, जितने भी काम है वो करती एकमात्र सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेबी बोल देते हैं। सेबी इज द ओनली ऑथोरिटी विच रेगुलेट्स द मनी, विच रेगुलेट्स द सिक्योरिटी मार्केट, ओके, विच रेगुलेट्स द सिक्योरिटी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहां लिख भी रखा है, म्यूचुअल फंड इज अ फंड दैट क्रिएट्स व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर पुट इन देयर मनी एंड इज मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन। मैंने मिस्टर एक्स की बात करी थी यहां पे,
with experience in investing in the different asset class and shares, bond, money markets instrument like call money market and other asset like gold and property, इन सब में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड आर कंपल्सरीली रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सेबी बोलते हैं। द फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस फॉर ऑल द इन्वेस्टर इन दिस फंड, आपके म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी फ्रॉड ना हो पाए आपके पैसों के साथ, इसलिए वो देखने का काम होता है सेबी को। सो ऑल द रेगुलेट्स वर्क आर डन बाय द सेबी इटसेल्फ, ठीक है। सो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिफोर इट वाज क्रिएटेड बाय एसबीआई एक्ट। आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश हुई थी? 1955 को, 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रिएट हुई, ठीक है, ओके। तो 1935 को क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह है एसबीआई, ठीक। अब यहां पे पूछा गया व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिफोर इट वाज क्रिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। स्टेट बैंक बनने से पहले यह बैंक का नाम क्या था? आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने सेकंड वाली क्लास में आपको पढ़ाया था कि कैसे बैंक का जेनेसिस कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले मैंने बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करी थी 1770 में। उसके बाद मैंने 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ कलकत्ता की बात करी थी, ठीक है। इन तीनों के एमलगेमेशन से एक बैंक क्रिएट होती है 1921 में, जिसको मैंने क्या बोला था? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के 2 सेग्रीगेशन पार्ट बताए थे। एक जो क्या करती है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज करती है, जैसे डिपॉजिट ले रही थी, लोन प्रोवाइड कर रही थी। एक जो क्या कर रही थी, रेगुलेटिंग एक्टिविटीज कर रही थी, जो नोट्स प्रिंट कर रही थी, रेगुलेट कर रही थी, ठीक है। ये जो रेगुलेटिंग थी ये 1935 में जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन जाती है, और जो ये कॉमर्शियल वाला पार्ट था ये लेटर 1955 में जाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। सो अपना ये अगर ओल्ड नेम देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या आरबीआई का, कुछ भी बोलो, दोनों का नाम सेम हो जाता है, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। दैट्स अ करेक्ट आंसर। कब बना था ये? 1921, ओके, 1921, ठीक है। 27 जनवरी 1921 को इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। उसके बाद 1955 में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। ये मैंने आपको बता रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर वाज द पेपर करेंसी एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? किस साल से पेपर करेंसी नीति या पेपर करेंसी का लॉ इंडिया में लागू होना चालू है? 1861, 1850, 1870, 1858। What should be the correct answer? Please comment your answer in the comment section. क्या हो सकता है इसका सही जवाब? किस साल से करेंसी ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, पेपर करेंसी एक्ट चालू हुआ? उस साल से पेपर करेंसी लागू हुई हो गई थी इंडिया में चलना, ठीक है। 1961 का वो साल था। द पेपर करेंसी वाज इनेक्टेड इन 1861. It granted the British government to India of India to exclusively right to issue the paper currency, ending the note issuing right of private and presidency bank, ठीक है। इसके पहले प्राइवेट और प्रेसिडेंसी बैंक नोट इशू करती थी। अब 1861 के बाद पूरा का पूरा करेंसी इशू करने का राइट एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश के पास चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच international organization provide long-term funding for the infrastructure and developmental projects in the emerging economies? इमर्जिंग इकोनॉमी मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है? याद रखिए कि लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। ये लोन हो सकता है 20 साल, 50 साल, 100 साल, इतने लॉन्ग टर्म काल में, ठीक है। ऐसा कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने लंबे लंबे डेवलपमेंटल लोन प्रोवाइड कर रहा है? किसको? डेवलपिंग इकोनॉमीज को या इमर्जिंग इकोनॉमीज को। क्या होगा इसका आंसर?
देखिए ऑप्शन में दिया है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, FSB, BIS। व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको IMF पढ़ाते हुए बताया था, IMF का काम होता है ये कभी भी किसी भी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं BOP क्राइसिस, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जब आती है तब ये IMF इसको क्या करती है, बेल आउट पैकेज प्रोवाइड करती है। क्या करती है? बेल आउट पैकेज। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, ये आपको आपकी देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए दिया जाता है। वैसे ही 1991 में हमको भी मिला था, उसी के बाद हमने LPG रिफॉर्म लाना चालू करा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये करना चालू करा। अब ये मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में देखिए आंसर हो जाता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द इमर्जिंग नेशंस। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट, ठीक है, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट, आप गुवाहाटी के ही बहुत सारे प्रोजेक्ट देख लो, जल जीवन मिशन, JJM, ठीक है, जल जीवन मिशन, इसमें भी वर्ल्ड बैंक का पार्टिसिपेशन है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए हैं, भारत में हो किसी भी और देश में हो, वर्ल्ड बैंक एकमात्र ऐसी बैंक है जो लोन प्रोवाइड करती है फॉर द लॉन्गर टर्म, यह याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट ए टिपिकली कंडक्टेड बाय द बैंकिंग कंपनी इन इंडिया? कौन सी ऐसी एक्टिविटी है इन चारों में से जो एक बैंकिंग कंपनी, मतलब एक बैंक तो कतई नहीं करती, एक बैंक तो कतई इसको करती नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करती। शो देखिए ऑप्शंस में क्या दिए हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, भाई हाँ, यहां पे आप डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करते ही करते हो। उसके बाद प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ऑब्वियसली यहां पे शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करा जाता है, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करा जाता है, ये तो सही बात, ये तो दोनों करते हैं भाई। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इसके आगे क्या है, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, यस भाई, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट तो इशू करा ही जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट जरूर बैंक इशू करती है। उसके बाद आया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, भाई ये काम तो इंडस्ट्री का होता है, कंपनी का होता है, बैंक कोई भी ऐसा काम, ऐसे सामान या गुड या एसेट, सॉरी गुड मतलब प्रोड्यूस करती नहीं है या मैन्युफैक्चर करती नहीं है। बोले कल को बैंक बिस्कुट बना रही है, पॉसिबल है, कल को बैंक केक बना रही है, इज इट, कल को बैंक बोले आपने कुछ गिफ्ट आइटम बना रही है, नॉट पॉसिबल भाई। इसका काम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ अपना बिजनेस करना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि आपको नॉट पूछा गया है यहां पर। एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव टूल? क्या पूछा गया है? क्वालिटेटिव टूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एम आई राइट, ऑफ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी कौन देखता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात याद रखना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्वालिटेटिव टूल क्या क्या है? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करते वक्त अपना दो टूल्स यूज कर सकती है। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है
क्वांटिटेटिव। ठीक है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जनरली होता क्या है, मनी सप्लाई, मनी का फ्लो बढ़ाया भी जा सकता है, मनी का फ्लो घटाया भी जा सकता है मार्केट में। अच्छा, क्वालिटेटिव क्या होता है भाई? क्वालिटेटिव होता है कि आपकी बैंकिंग हैबिट्स में कुछ तो चेंज लाया जाता है, चेंजेस आपको इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, ये होता है क्वालिटेटिव। लाइक आपको मोरल सुएशन कर दिया जाएगा, आपको इतना टारगेट दे दिया जाएगा, इससे ज्यादा लोन नहीं देना है। ओके, आपको बोला जाएगा अपना क्रेडिट कंट्रोल करो, ये नीति अपनाओ, अपना क्रेडिट कंट्रोल करो, अपनी हैबिट को चेंज करो। ठीक है, ज्यादा लोन मत दो मार्केट में, ये बोला जाएगा। ये हो गया क्वालिटेटिव। पर क्वांटिटेटिव है कि नहीं भाई, रेपो रेट मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है, रेपो रेट बढ़ा दो। रेपो रेट बढ़ाओगे मतलब रिजर्व बैंक से लोन कम लेगी। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना मतलब, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देना मतलब क्या करता है कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक से लोन कम लेगी, मतलब यहां पे और एमएसएफ बढ़ा दो, ऐसे कुछ सीआरआर का पोर्शन बढ़ा दो। कल को सीआरआर 25% रख रहे थे, आज सीआरआर 30% रखो, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। ये हो जाते हैं क्वांटिटेटिव और ये हो जाते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, तो हमको पूछा गया क्वालिटेटिव में से कौन सा है भाई? रेपो रेट तो सीधा सीधा पैसे से रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव हो जाएगा। बैंक रेट मतलब किस रेट में आपको लोन मिल रहा है, वो भी क्वांटिटेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद केस रिजर्व रेशियो सीधा सीधा क्वांटिटेटिव है, तो अपना यहाँ क्वालिटेटिव एक ही बन के आता है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा आप इकोनॉमी में मनी फ्लो घटा या बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पर ऐड भी कर रखा है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फर्क होता है, तो देख लीजिए। क्वांटिटेटिव मतलब दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी दैट अफेक्ट्स द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ओके, ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोल है। उसके बाद क्वालिटेटिव में क्या होता है, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूज टू रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। ये क्रेडिट को बढ़ाने घटाने की बात करते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने घटाने की, चेंज करने की बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड में क्या क्या आता है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, केस रिजर्व रेशियो और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और क्वालिटेटिव में क्या क्या आता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये सब आ जाते हैं आपके क्वालिटेटिव में। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। और ये जो बैंकिंग जनरल अवेयरनेस की सीरीज है हमारी, इस सीरीज में तीसरी क्लास है। ऑलरेडी हमने 30 क्वेश्चन को कैटर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा विथ 10 क्वेश्चंस फॉर योर बैंकिंग अवेयरनेस जरूर। ओके, इफ यू वांट दिस पीडीएफ you can scan this QR and join my telegram channel that is study with Prince sir, और वहां पे आपको ये सारे पीडीएफ ऐसे भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी पहले वालों 2 क्लास की भी पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी, इस क्लास की भी पीडीएफ आपको उधर ही मिलने वाली। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास एंजॉय करी होगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको अलविदा। थैंक यू।